ओके। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे, बैठ जाओ सभी। आज के इस वीडियोस में हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या क्या स्टेटमेंट है उसके बारे में, एंड सोर्स ऑफ एरर इन नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या क्या सोर्स होते हैं जिसकी वजह से नर्सिंग डायग्नोसिस में एरर आता है, एंड करेक्टिव मेजर्स कैसे हम इसे करेक्ट कर सकते हैं, एंड फाइनली देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। ऑलराइट, चलिए लेट्स बिगिन। आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट वाला हमारा, हम यहाँ पर देखेंगे कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से आपके कंपोनेंट है, कौन कौन सा आपका स्टेटमेंट है नर्सिंग डायग्नोसिस के लिए। तो फर्स्ट आपका स्टेटमेंट है यहाँ पर प्रॉब्लम, सेकंड इटियोलॉजी, और थर्ड वन है आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो जब भी हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं तो हमको ये तीन स्टेटमेंट की उसमें रिक्वायरमेंट होती है। तीन स्टेटमेंट से मिलकर के ही हम एक नर्सिंग डायग्नोसिस को क्रिएट कर सकते हैं। इसके बिना नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, अधूरा है। तो फर्स्ट में क्या आती है, प्रॉब्लम। पेशेंट को एक्चुअल एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या है वो हम लिखते हैं फर्स्ट में। सेकेंड हम देखते हैं इटियोलॉजी, मतलब जो उसको एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम है वो किस वजह से, उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द कॉज, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। उसका डिफाइनिंग कैरेक्टर, डिफाइनिंग कैरेक्टर इन द सेंस कि उसको साइन एंड सिम्टम क्या है ना, उसके क्या साइन सिम्टम है, कैसे आपने उसको ऑब्जर्व किया, ऐसे उसका एविडेंस क्या है। तो वो ये तीन पैरामीटर पर ही हम डायग्नोसिस को सेट करते हैं। तीन स्टेटमेंट को हम यहाँ पर लेते हैं। तो फर्स्ट है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल है पोटेंशियल उसको प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में हमको लिखना होता है। और प्रॉब्लम मतलब उसका कॉजेस, उसका इटियोलॉजी किस रीजन से, किस कॉजेस से हुई। थर्ड वन उसका कैरेक्टर। जैसे कि हम एक डायग्नोसिस बनाए तो डायग्नोसिस में हमारा क्या क्या आता है। जैसे हमने एग्जांपल के लिए हमने एक डायग्नोसिस लेते हैं कि नॉलेज डेफिशिएट हो गया, उसके बाद हमारा एक्टिविटी इंटॉलरेंस हो गया, एंजाइटी हो गया ना। तो एंजाइटी का हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एंजाइटी में क्या होता है, एंजाइटी ठीक है। तो एंजाइटी है पेशेंट को। फर्स्ट एंजाइटी क्या होगा यहाँ पर, आपका प्रॉब्लम हो गया। उसके बाद आपका एंजाइटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन, और ईटियोलॉजी क्या हो गया, किस कारण से हो रही, हॉस्पिटलाइजेशन से। तो एस एविडेंस या एस ऑब्जर्व। डिफाइनिंग कैरेक्टर, उसमें यदि कैरेक्टर है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं, नहीं है तो फिर मतलब नहीं लिखना, ऐसा मतलब नेसेसरी नहीं है कि किसी किसी डायग्नोसिस में कैरेक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या है, उसको डिफाइनिंग एंजाइटी है रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन। क्यों उसको एंजाइटी हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी उसकी, एंजाइटी, और इटियोलॉजी क्या हो गया आपका, क्या हुआ इटियोलॉजी, हॉस्पिटलाइजेशन। उसको एंजाइटी क्यों हो रही, हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से। अब कई बार हमने सिम्टम वगैरह ऑब्जर्व किया है, साइन सिम्टम हमने ऑब्जर्व किया, एविडेंस हमारे पास है, तो वो हम उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि आपका उसको हम बना सकते हैं यहाँ पर पेन का या फिर रेडनेस का ना। जैसे पेशेंट को डिस्कम्फर्ट है, पेन है, उसका यदि हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, तो उसमें हम रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी का लेते हैं। रिस्क ऑफ स्किन इंटीग्रिटी, रिस्क ऑफ स्किन risk of skin integrity related to immobility as evidence by redness over sacrum रीजन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया। फर्स्ट हमने नर्सिंग डायग्नोसिस क्या लिया, रिस्क ऑफ द स्किन इंटीग्रिटी। तो स्किन इंटीग्रिटी क्या हो गई, रिस्क ऑफ स्किन इंटीग्रिटी, ये हो गई उसकी प्रॉब्लम।
रीजन क्या होगा, इमोबिलिटी, पेशेंट आपका मूव नहीं कर सकता है, सिर्फ एक जगह पर सोया हुआ है, लेटा हुआ है, उसकी वजह से हो रहा है। तो ये क्या हो गया आपका कॉजेस, इटियोलॉजी। आपको कैसे पता चला, अब आपको उसको स्किन इंटीग्रिटी हो सकती, तो आपको कैसे पता चला है कि उसकी स्किन पे क्या थी, रेडनेस था, स्किन मैरोजन था, स्किन वल्सर वगैरह थे, कहाँ पर, सैक्रम रीजन पर। तो ये क्या हो गया, रेडनेस हो गया, स्वेलिंग हो गया, ये कहाँ, ये क्या हो गया, साइन एंड सिम्टम। तो ये क्या हो गया आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो कैरेक्टर इसमें तीनों चीज आ गए। अब ये डायग्नोसिस में फर्स्ट आ गया आपका प्रॉब्लम, कॉजेस और डिफाइनिंग आपका कैरेक्टर। तो ये तीनों स्टेटमेंट हमारे एक डायग्नोसिस के अंदर होनी चाहिए, तब ये डायग्नोसिस फुल होता है। किसी किसी में दो के बेसिस पर भी हो जाता है, पर किसी डायग्नोसिस में तीनों कैरेक्टरिस्टिक आपके आते हैं। तो मतलब ये भी लिखेंगे आप कि आपको कैसे करके आपने पता किया, एक एज पर आपका एविडेंस आप उसमें ऐड करेंगे। तो एविडेंस में जैसे कि आपने वाइटल साइन चेक किया, पेशेंट को आपने पूछा ना, या आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, आपने ऑब्जर्वेशन किया, एज पर ऑब्जर्वेशन, एज पर वाइटल साइन चेक, तो जो भी रहेगा वो आपको एविडेंस भी वहाँ पर आपको देना है ना। तो जो भी आप डायग्नोसिस बना रहे हैं उसका एविडेंस देंगे तो आपका कंप्लीट डायग्नोसिस यहाँ पर हो जाता है। दूसरा यदि हम यहाँ पर लें कि एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ठीक है। दूसरा उसको जैसे एंजाइटी में अभी हमने लिया था, एंजाइटी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए भी दूसरी वजह से हो सकती है, जैसे कि एंजाइटी रिलेटेड टू डायग्नोस्टिक टेस्ट। अब उसका कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट होना है जिसके बारे में पेशेंट को पता नहीं है कैसे होगा, क्या होगा, तो उसकी वजह से भी उसको एंजाइटी हो सकती है। एंजाइटी टू डिस्कम्फर्ट, एंजाइटी रिलेटेड टू डिस्कम्फर्ट, राइट। तो प्रॉब्लम में वो सेम होती है, प्रॉब्लम आपकी एक ही हो सकती है और प्रॉब्लम आपकी चेंज नहीं होती, सेम प्रॉब्लम होती है। और जो हमारा कॉजेस है वो आपके चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पर आपका जो कॉजेस है इटियोलॉजी, वो क्या हो गया आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट की वजह से हो रही है, यहाँ पर क्यों हो रही है, उसको डिस्कम्फर्ट की वजह से। दूसरे उसमें देखा था हमने वहाँ पर उसको हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से, पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उस वजह से हो रही। तो आपकी प्रॉब्लम वो सेम रहेगी, कॉजेस आपका चेंज हो सकता है। और थर्ड में जो आपका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, साइन एंड सिम्टम है, वो भी आपका चेंज हो सकता है, राइट। एक ही पेशेंट को सेम चीज़ हो सकती है, पर उससे उसको जो रिस्पॉन्स है, क्लिनिकल जो रिस्पॉन्स उसका साइन एंड सिम्टम, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है इसके अंदर। दूसरा है सोर्स ऑफ एरर इन नर्सिंग डायग्नोसिस। तो फर्स्ट है प्रॉब्लम इन कलेक्टिंग डेटा। तो डेटा कलेक्ट करते समय आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है उसके बारे में बताया। फर्स्ट है आपका प्रॉब्लम इन कलेक्टिंग डेटा। क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे। यस, फर्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। यदि आपको लैक ऑफ नॉलेज है तो आप प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको डेटा कैसे कलेक्ट करना है उसके बारे में यदि आपको नॉलेज नहीं है उसके रिगार्डिंग, तो आप प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट नहीं करेंगे। सेकेंड है लैक ऑफ स्किल। आपके पास नॉलेज तो है पर वो नॉलेज को अप्लाई करने के लिए आपके पास स्किल नहीं है। लाइक कम्युनिकेशन स्किल हो गया, काउंसलिंग स्किल हो गया ना, कैसे आपको पेशेंट को टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है, इंटरव्यू स्किल। यदि ये स्किल आपके पास नहीं है तो आप उससे प्रॉपर डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको लैक ऑफ नॉलेज, सेकेंड है लैक ऑफ स्किल ना, नॉलेज स्किल, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल। सेकेंड है इनएक्यूरेट डेटा। डेटा आपने कलेक्ट तो किया है पर इनएक्यूरेट है ना, गलत डेटा आपने कलेक्ट किया है। तो एक प्रॉब्लम ये हो सकती है मिसिंग डेटा। यदि उसका कोई डेटा मिसिंग है ऑलरेडी तो वो एक कंडीशन हो सकती है, इनएक्यूरेट, मिसिंग और डिसऑर्गेनाइज।
ठीक है। इनएक्यूरेट डेटा, ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। फर्स्ट तो आपको लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ स्किल होना, डेटा आपका इनएक्यूरेट होना। ऑलरेडी यदि इनएक्यूरेट है, आपने इनएक्यूरेट कर लिया, कुछ डेटा आपका मिसिंग होना, पूरा डेटा नहीं मिल पाना, और डिसऑर्गेनाइज होना, एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होना, डिसऑर्गेनाइज होना, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा प्रॉब्लम इन इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब आपने डेटा कलेक्ट तो कर लिया है, अब इसके बाद आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, है ना, उसको आप एनालाइज करेंगे, तो उसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। इनएक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ क्यूज। ठीक है। अब जो सिम्टम था उसके बेसिस पर आपने क्या किया, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया, तो जो भी आपको इसमें क्यूज मिला, मतलब कि क्यूज मतलब आपको जो थोड़ा सा इंडिकेशन मिला उसका, तो आपने क्या किया, उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, उसको आपने गलत तरीके से पहचान लिया। जैसे उसको चेस्ट पेन हो रहा था तो आपने सोचा कि इसको सिर्फ हार्ट अटैक आ गया ना, तो उसको और भी रीजन की वजह से वहाँ पर हो सकता है, तो आपने वाइटल साइन चेक नहीं किया और डायरेक्ट आपने सोचा कि इसको हार्ट अटैक की वजह से चेस्ट पेन हो रहा, और सीपीआर देना शुरू कर दिया या कार्डियक मेडिसिन देना शुरू कर दी। तो आपने क्यूज था उसको आपने गलत इंटरप्रेट कर लिया, राइट। तो उसके आपका प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है, आपको इंटरप्रेट करना मतलब उसको वैलिडेट करना, डेटा को पहचानना। तो उसको पहचानने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, तो फर्स्ट है आपका इनएक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ क्यूज। क्यूज मतलब कि जो आपको इंडिकेशन मिल रहा था, आपने उसको क्या किया, थोड़ा सा गलत तरीके से, इनएक्यूरेट आपने उसको इंटरप्रेट कर लिया। सेकंड है आपका फेल्यूर टू कंसीडर कलेक्टिंग कॉन्फ्लिक्टिंग क्यूज। मतलब जो कॉन्फ्लिक्टिंग क्यूज था, जिसमें आप मतलब एक डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि इसको ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसमें उसके बीच में आपको क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि ये सही रहेगा गलत रहेगा, सही रहेगा गलत रहेगा। तो उस चक्कर में क्या हुआ, आपने उसको मतलब कि एक्यूरेट तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाए, है ना। फेल्यूर टू कंसीडर कॉन्फ्लिक्टिंग क्यूज, जो कॉन्फ्लिक्ट, फेल्यूर टू कंसीडर ठीक है, जिसमें आपको कन्फ्यूज़न था, है ना। कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपको कन्फ्यूज़न था कि ये किस वजह से हो सकता है या क्या हो सकता है, तो उसमें आपने जो मतलब उसमें उसकी वजह से आपने क्या किया, उसको गलत सेलेक्ट कर लिया डेटा को। एंड यूज़ ऑफ इनवैलिड डेटा, दूसरा जो है आपका इनवैलिड डेटा का आपने यूज़ किया, यूज़ ऑफ इनवैलिड डेटा। ठीक है, तो ऑलरेडी जो आपने डेटा कलेक्ट किया था वहीं पर आपने क्या किया है, डेटा को आपने वैलिड नहीं किया, वेरीफाई नहीं किया, और आपने क्या किया, गलत डेटा को कलेक्ट कर लिया। और फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, असेसमेंट और डेटा कलेक्शन। तो आपने डेटा ही कलेक्ट किया है तो डायग्नोसिस भी क्या बनेगा, गलत बनेगा। किसी को चेस्ट पेन सिंपल हो रहा था और आपने डेटा कलेक्ट किया है कि उसको हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है, तो क्या होगा, आप उसको हार्ट अटैक के लिए मेडिसिन दे देंगे। उसको चेस्ट पेन क्यों हो रहा था, क्योंकि मसल्स की वजह से हो रहा था, उसको कोई इंजरी या मसल्स की वजह से चेस्ट पेन हो रहा था, पर आपने उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया, है ना। तो आपको जो डेटा है वो आपको वैलिड कलेक्ट करना है। तो दूसरा क्या है, यहाँ पर कॉजेस है, प्रॉब्लम क्या आ सकती है आपको इंटरप्रेट करने में, use of invalid data, then giving less consideration to the cultural influence and development stage। दूसरा क्या प्रॉब्लम आपको आ सकती है, सोर्स ऑफ एरर इन नर्सिंग डायग्नोसिस, गिविंग लेस कंसिडरेशन टू कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टेज। तो कई बार क्या होता है इससे कि डेवलपमेंट स्टेज है या कल्चरल कंसिडरेशन की वजह से, मतलब कि कोई डिफरेंट कल्चर से हैं
तो कई बार हम उनसे मतलब एक ओपनली हम उसके साथ इंटरव्यू नहीं कर सकते, या कोई फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह करना है तो थोड़ा सा हमको एक कल्चरल जो सेंसिटिविटी है उनको भी हमको फॉलो करना पड़ता है ना। जैसे कि स्पेशली जैसे हम देखते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में है तो उनके उसमें जैसे डिफरेंट जेंडर है तो वहाँ पर हम हैंडशेक करना या फिर उनको हक करना ये उसमें होता नहीं है, दूर से ही हम क्या करते हैं उनको दुआ सलाम करते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा कल्चरल बायसेस की वजह से हमने जो डेटा है वो उसमें थोड़ा हमने कंसिडर किया कि नहीं हमको मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं करना है या वो चीज़ें नहीं करनी, तो उसकी वजह से हमने क्या किया उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया। तो ये एक एरर आ सकता है हमारा कि कल्चरल इन्फ्लुएंस की वजह से या फिर डेवलपमेंटल स्टेज की वजह से। तो कई बार जो होता है डेवलपमेंटल स्टेज, जैसे कि हमने साइकोफेलिक हमने स्टेज देखी है, एडल्ट हो गया, एडोलसेंस हो गया, चिल्ड्रन हो गया है ना, चाइल्डहुड हो गया, अर्ली चाइल्डहुड, स्कूल गोइंग, प्री स्कूल गोइंग, फिर एडल्ट है, एडोलसेंस है। तो एक स्टेज पर आपका कितना डेवलपमेंट होना चाहिए साइकोलॉजिकली फिजिकली, उसका कितना डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे कि 8 से 12 साल की एज है तो उस एज में क्या उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, फिर 12 से 18 साल की एज उसमें क्या होना चाहिए, और 18 से 24 साल की जो एज है उसमें उसको क्या क्या चीज़ें साइकोलॉजिकली और फिजिकली भी क्या क्या डेवलप होना चाहिए। तो उससे यदि कम आ रहा है तो फिर वो बच्चा या जो भी आपका पेशेंट है वो हो सकता है साइकोलॉजिकली कुछ उसमें डिफॉर्मिटी है इसकी वजह से, या फिर फिजिकली भी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो फिजिकली उसमें डिफॉर्मिटी है, तो साइकोलॉजिकली भी हम उसमें डेटा को कलेक्ट करते हैं। अगला जो हमारा प्रॉब्लम इन लेबलिंग नर्सिंग डायग्नोसिस। अब आप जो नर्सिंग डायग्नोसिस में लेबल करते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम आना, तो रॉन्ग सेलेक्शन ऑफ द डायग्नोस्टिक लेबल। क्या इसमें आपका है रॉन्ग सेलेक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक लेबल। wrong selection of diagnostic label। ठीक है, आपने डेटा को क्या किया गलत लिख दिया, रॉन्ग आपने डेटा सेलेक्ट किया और रॉन्ग उसको लेबल कर दिया। फेल्यूर टू वैलिडेट नर्सिंग डायग्नोसिस विथ पेशेंट। नर्सिंग डायग्नोसिस को आपने पेशेंट के साथ उसको वैलिडेट नहीं किया और जो आपको लगा आपने वो क्या किया लिख दिया, या वो आपने आपको हाइपोथेसिस लगाया और क्यूज के बेस पर क्या किया उसको आपने लिख दिया और आपने वैलिडेट नहीं किया। वैलिडेट कैसे करना है, हाउ टू वैलिडेट, हाँ क्रॉस चेक करना है। वैलिडेट मतलब कि क्रॉस चेक करना है, पेशेंट से पूछ सकते हैं हम, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसका प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, इनकेस पेशेंट आपका साइकेट्रिक है, पेशेंट आपका अनेबल है ना, या कन्फ्यूज़न है, या छोटा बच्चा है ना हु कैन नॉट कैपेबल, वो कैपेबल नहीं है, तो उनके साथ जो भी उनके अटेंडेंट आए, केयर गिवर, उनके मदर फादर फ्रेंड्स वगैरह, उनसे आप डेटा कलेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट सोर्स प्राइमरी सोर्स तो पेशेंट है, और यदि पेशेंट आपका नहीं है तो उनके रिलेटिव, उसके बाद रिलेटिव भी नहीं है तो उसका पुराना रिकॉर्ड फाइल देखना है और हेल्थ केयर टीम के साथ आपको कोलैब करना है, राइट। तो आप उसे कैसे वैलिडेट करेंगे, पेशेंट को आपको पूछ करके क्रॉस चेक करना है, फाइल वगैरह होल्ड फाइल आपको चेक करना है और उसके रिलेटिव वगैरह से पूछना है। देन फेल्यूर टू सीक गाइडेंस। अगला है फेल्यूर टू सीक गाइडेंस ना, कई बार हमको नहीं पता होता है तो हम मतलब कि हमने गाइडेंस भी नहीं लिया और हमने जैसा डेटा हमको मिला वैसा हमने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, हमने किसी को भी पूछा नहीं, सीनियर को या किसी को भी कि ये सही है या नहीं है, हमने वैलिडेट नहीं किया और सिर्फ फाइल में लेबल कर दिया और उसके बेसिस पर डॉक्टर आया और कोई भी आया उसको मेडिसिन दे दी। अगला हम देखेंगे करेक्टिव मेजर्स टू अवॉइड इन नर्सिंग डायग्नोसिस। अभी क्या क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं जिसमें हम इसको अवॉइड कर सकते हैं।